बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने खेलने में किसी और चीज़ों में वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे दो ही काम थे, या तो पढ़ाई करना है या मम्मी पापा के साथ में खेती का काम करना है। तब आपको रेत की ट्रॉली वगैरह, पत्थर वगैरह, इनमें भी काम करना पड़ा। मेरे पापा के पास में मेरे को पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं होता था, मैं आपके लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता। बहनें बड़ी हो गई थी तो उनकी शादी करनी थी, तो उनके पास में बजट नहीं हुआ करता था। किताबें वगैरह लाने के लिए मेरे पैसे नहीं होते थे। मैं बजरी की ट्रॉलियां भरता था, पत्थर की ट्रॉलियां, वहां से पैसा कमा के और फिर किताबें खरीदता था। बाद में आप एग्जाम सेंटर पहुंचे, मुझे 6 किलोमीटर जाना था, मई का महीना था, मैंने पैदल दौड़ रेस लगाई 6 किलोमीटर तक। 42 लड़कों में से केवल एक मैं मात्र पास हुआ था। लाना पड़ा आपके जो गया था घर से? जी बिल्कुल, आपको टीचर को देना पड़ा। टीचर को देख के और फिर मैंने कोचिंग करनी पड़ी। कर्जा हो गया था हमारे पिताजी पे, गौशाला के अंदर जाके काम करना पड़ा। वहाँ खुद की सेल्फ स्टडी करो आप, 2-4 घंटे कंटिन्यू पूरे साल भर के अंदर 6 घंटे 7 घंटे मेंटेन रख के तैयारी करोगे तो निश्चित कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कौन कौन सी किताब पढ़ी आपने? अरे कुछ भी नहीं पढ़ा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार कि आपने इतने कम समय में अपने इस पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया। प्रत्येक रविवार को गांव देहात में जो भी साथी है उनकी संघर्ष की कहानी हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इन कहानियों को अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी सीख सके कैसे इन लोगों ने विषम परिस्थिति से लड़ते हुए अपने सपनों को साकार किया। इसी श्रृंखला के अंदर आज हमारे मेहमान हैं राम सिंह जी चौधरी। इनकी जो संघर्ष की कहानी है आप सुनोगे अवाक रह जाओगे। राम सिंह जी, सबसे पहले आपका जो परिचय उसके बारे में अपने साथी को तरजीह करा। दोस्तों, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मैं एक छोटे से गांव कणौज का ग्राम निवासी हूं और मेरे माता पिता है जो सामान्य किसान हैं, पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते आए हैं और उसी खेती से निकल के मैं इस सरकारी सेवा तक पहुंचा हूं। तो वो सफ़र बहुत ही संघर्षशील रहा और बहुत मेहनत करनी पड़ी जब जाके मुझे ये स्थान मिला है आज। बचपन कैसा रहा? बचपन में सर मेरे को बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने खेलने में किसी और चीज़ों में वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे दो ही काम थे, या तो पढ़ाई करना है या मम्मी पापा के साथ में खेती का काम करना है। तो ये दो चीज़ों के साथ ही मेरा जीवन आगे निकला है। मैंने छोटी पहली से लेकर 8वीं तक क्लास गांव में पढ़ाई करी। 8वीं के बाद में स्कूल गांव में नहीं होने के कारण मेरे को बाहर जाना पड़ा। बाकी मैंने जो मेरी हॉबी भी यही थी कि खेती किसानी करना और साथ में पढ़ाई करना, बस ये दो के अलावा तीसरा काम नहीं था। जब आप 10th क्लास में थे जी, तब आपको रेत की ट्रॉली वगैरह, पत्थर वगैरह, इनमें भी काम करना पड़ा। जी सर, मैं इसकी एक कथा सुनाना चाहता हूँ आपको। उस टाइम की बात है जिस टाइम मेरे पापा के पास में मेरे को पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं होता था, तो उनका साथ कहना था कि मैं आपके लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे भाई बहनों में चौथे नंबर की संतान था। मेरे भाई पढ़ रहा था बड़ा और बहनें बड़ी हो गई थी तो उनकी शादी करनी थी, तो उनके पास में बजट नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई मत करो, खेती का काम करो। लेकिन मेरे दिल में थी कि मुझे पढ़ाई करके कुछ बनना है, तो मैं पापा का काम भी करता था, वो भी करता था, लेकिन फिर भी उसके बाद किताबें वगैरह लाने के लिए मेरे पैसे नहीं होते थे। तो जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो दिन के अंदर सारे खेलने कूदने में बच्चे होते थे दूसरे जिनके पैसे वाले होते थे, लेकिन मैं बजरी की ट्रॉलियां भरता था, पत्थर की ट्रॉलियां, वहां से पैसा कमा के और फिर किताबें खरीदता था और पढ़ाई 1 साल के लिए खर्चा कलेक्शन करता था। 10th में क्या परसेंटेज थे आपके? मेरे सर 69% थे 10th के अंदर थे। एक कहानी मुझे याद आ रही है, जब आप 8th बोर्ड में थे। जी सर। उस टाइम पे मतलब आपके पास साइकिल वगैरह नहीं थी? जी सर, बिल्कुल। और पैदल पैदल आपको सफर तय करना पड़ा अपने एग्जाम के लिए। जी जी जी। बाद में आप एग्जाम सेंटर पहुंचे, तो वो कहानी तय नहीं। जी, मैं कह रहा था कि उस टाइम में हमारा पहला बोर्ड लगा था, तो पहला बोर्ड था 8वीं क्लास में, उससे पहले बोर्ड नहीं हुआ करता था, पहला बोर्ड था। तो उस बोर्ड के लिए एग्जाम सेंटर हमारा दूर आया था, हमारे से 6 किलोमीटर दूर देगांव है, तो वहाँ पे आया था। तो एक कोई हमारी साइकिल नहीं थी घर पे, तो मेरे दोस्त था तो मैंने उससे किराया दिया था, मतलब 10 रुपये के रोज उसको किराया देके और मैं उसके साथ बैठ के जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बीच में एग्जाम के बीच में तीन एग्जाम हो गए थे, चौथा एग्जाम था हिंदी का, तो उस दिन वो जल्दी निकल गया और मुझे पता नहीं था। 11 बजे का एग्जाम था, मैं 10 बजे तक उसका वेट करता रहा, 10:15 तक वो नहीं आया। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा फिर पहले उसके घर गया, घर जाके मालूम किया तो वो तो सुबह 9 बजे निकल गया था। तो मुझे 6 किलोमीटर जाना था, मई का महीना था और फिर कोई तरीका नहीं था मेरे पास वहां पहुंचने का। तो फिर मैंने पैदल दौड़ रेस लगाई 6 किलोमीटर तक। बीच में रास्ते के अंदर ना कोई पानी पीने का था और एक तरफ से बेहोशी की हालत हो गई थी, फिर भी मैंने जाके एग्जाम दिया। और आज वो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे 8th क्लास में 45 लड़कों में से केवल एक मैं मात्र पास हुआ था, बाकी सब फेल हो गए थे। इसके बाद जब आपने 10th पास कर ली
जी। 10th के बाद में आप केकड़ी गए, केकड़ी आपने 11th में सब्जेक्ट लिया साइंस बायो। जी बिल्कुल लिया। मुझे उस टाइम की एक कहानी याद आई कि जब आप ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन जाना नहीं बोलूँगा मैं, जब आप 11th में थे उस टाइम पे आपके टीचर ने आपको फोर्स किया जी कि बिल्कुल। ट्यूशन आना पड़ेगा, ट्यूशन नहीं आओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बिल्कुल जी। थोड़ी वो कहानी एक बार आपको मतलब टीचर को किस प्रकार से कन्विंस करना पड़ा? 11th क्लास में पढ़ रहा था तो सारे बच्चे, जो मैं ग्रामीण एरिया से निकल के मैं आया था और सारे बच्चे ट्यूशन जाते थे, मैं अकेला बंदा था पूरी क्लास में जो ट्यूशन नहीं जाता था। तो उस टीचर ने मेरे को ये कहा, नंबर जानबूझ के मेरे को नंबर कम दिए जा रहे थे टेस्टों में और हाफ ईयरली एग्जाम तक, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर बने और मैं ट्यूशन आऊँ। तो उसने किसी दूसरे छात्रों से कह के ये भी कहलवाया कि आप उसको बोल देना ट्यूशन आए तभी मैं पास करूंगा, वरना उसको फेल होना पड़ेगा। पर मेरे को परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं फीस दे पाता, इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं जा पाया। और फिर बाद में उस टीचर की भी धीरे धीरे समझ में आई। मतलब उसके बाद आपको घर से घी लाना पड़ा, आपके जो गया था घर से? जी बिल्कुल। आपको टीचर को देना पड़ा? टीचर को देख के और फिर मैंने कोचिंग करनी पड़ी, क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई थी, वरना मेरे को फेल करके वही रोक लेता और आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो अभी क्या परसेंटेज थे आपके? मेरे 64% थे उस टाइम। जी। 12th के बाद आपने वेटरी करी? जी। वेटरी कहाँ से करी आपने? मैंने कानोता जयपुर से करी और पशुधन सहायक का डिप्लोमा होता है 2 साल का, उसमें भी मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ा, वो अलग से स्टोरी है उसकी। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, 2002 में एडमिशन हो गया, फिर कोर्ट का स्टे आ गया, फिर 2 साल तक सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा, सरकार से लड़ना पड़ा, जब जाके वापस कॉलेजें चालू हुई, मेरी फीस जमा हो गई थी 1 किस्त, और फिर उसके बाद में चला। वेटरी के बाद में आपको पथमेड़ा गौशाला के अंदर काम करना पड़ा? जी, वो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे उसमें। क्या है, उस टाइम 57,000 रुपये एक सालाना फीस थी, तो 1 लाख के कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था और इतना घर अफोर्ड नहीं, कर्जा हो गया था हमारे पिताजी पे। तो मुझे फिर गौशाला के अंदर जाके काम करना पड़ा वहाँ पे। आपकी पहली पोस्टिंग हुई एलडीसी के तौर पे? जी, मेरे एलडीसी के लिए आपने कोई तैयारी करी थी? उसके लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, वो तो परसेंटेज बेस पे था, और बाई लकी मेरे को कुछ वाटर सेड में काम कर रहा था, उसके बोनस अंकों से मैं एलडीसी में लग गया। मेरा खुद का मन नहीं था उसमें जाने का, लेकिन एक चलो जॉब मिली है कुछ, तो उसको स्वीकार किया। बाकी मेरा जो मन था वो पशुपालन में था, क्योंकि मैं किसानी, खेती किसानी से जुड़ा हुआ आदमी था। दिन में आप जॉब करते थे, शाम को पढ़ाई करते थे? जी बिल्कुल। और फिर भी मैंने साइड के अंदर उसको तैयारी करता रहा मैं इसकी पशुपालन की, और वो जॉब करता रहा। उसके बाद में कभी कोचिंग वगैरह कहीं पे भी नहीं जा करके मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी करी है, और इसमें जो अभी जो जिस पोस्ट पे हूँ मैंने वो सफलता पाई है। सर, आज एक फोबिया बिठा दिया गया है बच्चों के दिमाग में जी। अगर आप कोचिंग नहीं करते हो, बिना कोचिंग के आप सरकारी सेवा प्राप्त नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या विचार है आपका? मेरा ये विचार है कि ये आपको केवल एक सीमित मेमोरी में बांध रहे हैं, जो भी आपके ये जो चला रहे हैं ये सीमित मेमोरी में बांध रहे हैं कि आपको इतना सही पढ़ना है, अगर उससे बाहर का क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप फेल हो जाते हो एग्जाम के अंदर। इसके लिए आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस के हिसाब से अपना खुद की सेल्फ स्टडी करो। आप घर पे जितनी देर आप तैयारी कर सकते हो, जैसे 2-4 घंटे कंटिन्यू पूरे साल भर के अंदर 6 घंटे 7 घंटे मेंटेन रख के तैयारी करोगे तो निश्चित कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जैसे आपने 12th के बाद वेटरी करी जी, 2 साल आपको वेटरी में लगे, जी, क्या कहना चाहोगे आज जो यूथ तैयारी कर रहा है? जी। जैसे आपकी फील्ड की बात करें अपनी, कोई कैंडिडेट 12th के अंदर है, जिसने एग्रीकल्चर ले रखी है, फिर साइंस बायो ले रखी है, उसे आप किस प्रकार से गाइड करोगे कि उसे 12th के बाद में ऐसा क्या करना चाहिए जो कम समय में आपकी तरह सरकारी सेवा में वो पदस्थापित हो सके? देखिए, उसको ऐसे कोई मतलब ट्रेनिंग या डिप्लोमा प्राप्त कर लेना चाहिए जो अपने जल्दी से जल्दी सेवा, जैसे पशुधन का डिप्लोमा होता है, नर्सिंग का होता है, जैसे आम नागरिक गांव से निकला हुआ आदमी है तो उसको कोई डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करके और तैयारी में लग जाना चाहिए। पहले से टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे किस सेवा के अंदर जाना है, उसी हिसाब से तैयारी करना। तो परिस्थितियों के हिसाब से भाई मैं डॉक्टरों की तैयारी तो करने जा नहीं सकता था क्योंकि इतना बजट था नहीं, तो मेरे को ये था कि मैं जितना जल्दी से जल्दी किसी में नौकरी लग सकता हूँ। तो मेरे को एक शॉर्ट गली निकली और पता चला कि यार ये एक तरीका है जिससे अपन नौकरी लग सकते हैं, और उसी साइड में गया और आज मैं आ गया इस पद पे। नहीं, इसके अलावा जो साथी आज 12th पास कर चुके हैं जी, और वो चाहता है कि मैं भी मतलब वेटरी करूं और वेटरी के बाद में एलएसए की पोस्ट पर मैं पदस्थापित हो सकूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको बेसिकली कौन सी किताब उसको पढ़नी चाहिए, क्या क्या उसको पढ़ाई के अंदर चीजें शामिल करनी चाहिए? देखो, उसमें क्या है कि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों। एक तो जीके होता है और एक होता है अपने सिलेबस का। तो सिलेबस के अंदर तो आप जो अपनी डिग्री करोगे, डिप्लोमा करोगे, उस टाइम जो पढ़ाया जाता है बस उसी का रिवीजन रखो, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर से आ नहीं सकते हैं, तो उससे सफलता मिल जाती है। बाकी जीके की तैयारी आपको साइड में अलग से करनी पड़ेगी। कौन कौन सी किताब पढ़ी आपने? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो मेरे क्लास में नोट्स तैयार करवाए जाते थे जो क्लास के अंदर, उन्हीं नोट्सों पे मैं सर्विस में लगा हूँ।
अच्छा, आपके वेटनरी के टाइम में वेटनरी के टाइम में जो हमारे को नोट्स लिखवाए गए थे, बस उन्हीं से मैं सफलता मिली मुझे। और बाकी कोई गारंटी नहीं, किसी तरह की मैंने कोई किताब, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 12th तक जो पढ़ाई करी, पहले से लेकर 12th, बहुत सारे बच्चे पासबुक लाते हैं और कोई चीज़ें लाते हैं, मैंने बुक के अलावा किसी चीज़ की आज दिन तक पढ़ाई नहीं करी। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने ये जो लेसन है ये पढ़ लिया, क्वेश्चन इसके बाहर आ नहीं सकता, तो बस वो पढ़ लिया, उसी में से क्वेश्चन आते तो उसको आंसर बना के। और आज मार्केट में हजारों प्रकार की गाइडें छपी हुई है। नहीं, वो कभी नहीं पढ़ी मैंने मेरी लाइफ के अंदर। कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिया आपने? मॉक टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए, अगर ऑनलाइन क्लास में कहीं पे मॉक टेस्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से देना चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट उसी हिसाब से देना चाहिए जैसे आपने कोई टॉपिक तैयार कर लिया, तो उसका अगर टेस्ट हो रहा है तो उसको टेस्ट दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया हो या फिर ऐसा समय आया हो जीवन के अंदर, आज आप सोचते हो कि यार वो दौर जीवन वापस दोबारा लौट के नहीं आएगा? मैं अभी के जनरेशन को भी मैं बताना चाहता हूँ इस बारे के अंदर कि कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए आदमी को, क्योंकि हर तरह की परिस्थिति आती है, कभी बजट नहीं होता है, कभी पैसे नहीं होते। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो घर वालों ने कोशिश करी, उधार से कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, फिर मैंने यार दोस्तों से 5-5, 10-10 रुपए के सिक्के इकट्ठे करे, थैलियां भरी मैंने और एक बैग भर के, और मैंने जाके फीस जमा कराई है अपनी। तो इस तरह की परिस्थिति भी आ जाती है, तो उस तरह से डरने की कोई बात नहीं है, हर परिस्थिति से लड़ना सीखना चाहिए आदमी। कभी बाहर नहीं गया आप तैयारी के लिए? जी नहीं, बिल्कुल मैंने कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है। कोई ऐसा कोई बंदा आपके जीवन में जिसको आप सपोर्टिव मानते हो माता पिता के अलावा, जिसने आपको भरपूर साथ दिया हो? इस तरह का किसी तरह का कोई सपोर्ट मुझे परिवार की तरफ से नहीं मिला, जो भी मैंने अर्जित करी। हाँ, एक मेरे भाई थे जो मेरे से बड़े थे, तो मेरे इनडायरेक्ट रूप से मेरे को हाथ खर्ची दे देते थे, थोड़ा सा हेल्प करते थे, बस ठीक है। गाँव वालों का या फिर अपने रिश्तेदारों का रवैया जो आप देखते हो नौकरी लगने से पहले और आज, क्या परिवर्तन उसके अंदर है? जी, पहले कोई सम्मान नहीं था, कोई नहीं जानता था ये कोई है क्या, बंदा है क्या, लेकिन एक जो समाज के अंदर वैल्यू होती है नौकरी लगने के बाद में, आज जो मेरी वजह से मेरे फादर्स की, माँ की और मेरे भाई की और मेरी खुद की जो इज्जत है वो सर्विस लगने के बाद ही है। सर, आज के टाइम पे सरकारी नौकरी को हर तरफ सम्मान मिलता है, जी आप ये मानते हो? बिल्कुल मानते। मेरा ये विचार है, जैसे कोई कैंडिडेट जिसने सरकारी सेवा की तैयारी करी और बाई को नहीं लगा नौकरी, जी, तो क्या उसका जीवन समाप्त हो गया? नहीं, जीवन ऐसा कुछ समाप्त नहीं हुआ, अपने काम करने की इच्छा होनी चाहिए और आपको टारगेट है कि मेरे को ये करना है, तो आप वो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर्विस में आ गया, एक मेरा भाई था, बड़ा भाई, जो मेरे को हेल्प कर रहा था, वो बिजनेस की तरफ गया, तो वो मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है आज, डेयरी से, पशुपालन से, इनसे मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है। पास होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई एक, सर्विस एक, वो नहीं है, सब कुछ उससे सब कुछ मिल जाएगा। अंत में राम सिंह जी, यूथ जो तैयारी कर रहा है जी, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप, ताकि वो इस बेरोजगारी के दौर में कम समय में एक बढ़िया सरकारी सेवा में वो जा सके? मेरा यूथ से यही मैसेज है कि जिस लाइन में जो बंदा तैयारी कर रहा है उसमें कंटिन्यूटी में तैयारी करे, जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक, जैसे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, और अपने जो फिक्स सिलेबस है उसको उठा के तैयारी करे। जैसे मैं तो मेरी फील्ड की बात करूं तो मेरे फील्ड के अंदर जीके और उसकी तैयारी करनी है, तो वो जो आप फिक्स टॉपिक कर रखा है वो ही टॉपिक लेके आप आगे बढ़े और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलताएं भी नहीं मिलती है तो भी आप जीवन जीना सीख जाओगे उससे, कि आपकी वो है, और अच्छी आप प्राइवेट जॉब भी करके अच्छा कमा सकते हो। कहते हैं ना, गिरते हैं मैदान जंग में सहसों सवार की, वो तुल्प क्या गिरे जो गुड्डों पे डल चलती है। और इसी वाकया को चरितार्थ करते हुए राम सिंह जी ने एक कर दिखाया। गांव से निकलकर मजदूरी करते थे, इनके पास कोई संसाधन नहीं था, ना तो इनके पास कोई साइकिल थी, आज हमारे पास में सब कुछ है, बस इनके दिमाग में लगन थी अपने सपनों को पूरा करने की, और इन्होंने माँ बाप की जो परिस्थिति थी उसको भापा, और उस परिस्थिति की वजह से इन्होंने निरंतर मेहनत करी और आज आप सरकारी सेवा में पदस्थापित हैं। आई होप आपको राम सिंह जी की जो कहानी है, भले ही हम इस वीडियो के माध्यम से इनकी जो जर्नी है वो पूरी तरह से बयान नहीं कर पाए, परंतु आपको मोटा मोटा यह आकलन हो गया होगा कि कैसे इन्होंने विषम परिस्थितियों में तैयारी जारी रखी और अपने सपनों को पूरा किया। मैं आप सभी से यही निवेदन है, आप जहां भी अपने आप पर विश्वास रखिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप बेहतर कर रहे हैं, आप अच्छी जगह पर हैं। सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए पूरे जी जान के साथ में, मेहनत कीजिए। नहीं होता है किसी भी कारणवश तो आपको हताश नहीं होना है,
जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई साहब आपसे भी बताया आपको कि प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे अवसर है, आप वहां भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो हताश नहीं होना है, निरंतर मेहनत करनी है। और मैं मेरी तरफ से छोटे भाई सुरेंद्र चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने गांव देहात के मेरे जैसे सामान्य आदमी की कथाओं को आपके सामने ला करके और आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। आप अधिक से अधिक इनका वीडियो देखें, शेयर करें और धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ और सुनाएंगे आपको उनके संघर्ष की कहानी, ताकि हम जान सकें कैसे उन्होंने विकट परिस्थितियों में सपनों को साकार किया। जय हिंद, जय भारत।